हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल ज्ञान केंद्र। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं संस्कृत के द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभवम का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण पाटलिपुत्र वैभवम जितने भी संस्कृत में शब्द लिखे गए हैं उनका हिंदी अनुवाद जानेंगे। आप लोग यह अच्छी तरह से जानते होंगे कि आपकी बोर्ड परीक्षा में न कि संस्कृत में प्रश्न पूछा जाता है, उसमें हिंदी में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे पटना का इतिहास कितने वर्षों पुराना है, पटना में कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे, दामोदर गुप्त ने पटना के विषय में क्या लिखा है, या महात्मा बुद्ध के अनुसार या महात्मा बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा था, चंद्रगुप्त मौर्य में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी, मेगास्थनीज कौन था, काव्य मीमांसा की रचना किसने की, इत्यादि प्रश्न आपके परीक्षा में रहेंगे। इसलिए इस वीडियो में आपको सभी चीज़ें हिंदी में बताई जाएंगी तथा बोर्ड से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आते हैं सभी इसी वीडियो में सेकंड चैप्टर से जितने भी प्रश्न आते होंगे आपको इस वीडियो में बता दिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम आपका पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम का यही अर्थ होता है, मतलब पटना का वैभव। पटना अर्थात यहाँ पे पाटलिपुत्र लिखा है, आप लोग सोच रहे होंगे हम पटना क्यों बोले, तो पटना का ही पुराना नाम पाटलिपुत्र है। इसमें अन्य नामों से भी पटना को जाना जाता है, जैसे सबसे पहले पाटलीग्राम नाम पड़ा, फिर पुष्पपुर, कुसुमपुर। अब आप इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि पटना का नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर क्यों पड़ा। इसलिए वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। बोल रहा है कि बिहार राज्य की राजधानी पटना शहर सभी समयों में महत्वशाली रहा है। आप लोग यह अच्छी तरह से जानते हैं कि बिहार राज्य की राजधानी पटना शहर है। तो बिहार राज्य की जो राजधानी है वो पटना शहर है। वह सभी समय में, मतलब जितने भी काल आए हैं, जितने भी समय आए हैं, उसमें अपने महत्व को दिखलाते रहा है, महत्वशाली रहा है। फिर बोल रहा है इसका इतिहास 2500 वर्ष का है, मतलब पटना नामक जो नगर है वो 2500 वर्ष पुराना है। फिर बोला जा रहा है यहाँ धार्मिक स्थान, राजनीतिक स्थान और औद्योगिक स्थान विशेष रूप से आकर्षक है। मतलब जो पटना है वहाँ पे, पटना में आप जाइएगा तो देखिएगा वहाँ पे धार्मिक स्थान बहुत ज़्यादा है, तथा राजनीतिक क्षेत्र में जो राजनीतिक स्थान है वो भी बहुत है। फिर औद्योगिक स्थान भी पटना में बहुत ज़्यादा है अन्य स्थानों के मुकाबले, अन्य जगहों के मुकाबले। तो मतलब इन तीनों चीज़ों में पटना अपने ध्यान को आकर्षित किया है। फिर बोलाता है कि विदेशी यात्री कुछ विदेशी यात्रियों का नाम दिया है। उन्होंने अपने काव्य ग्रंथ में, अपने अपने स्मरण ग्रंथ में कुछ लिखा था। विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाह्यान, हेनसांग तथा इतिसिंह आदि ने पटना का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किया है। देखिए इसमें 4 विदेशी यात्रियों का नाम है, मेगास्थनीज है, फाह्यान है, हेनसांग है और इतिसिंह है। ये आदि ने पटना का जो वर्णन है वो अपने अपने ग्रंथ में, मतलब उनका एक अपना स्मरण ग्रंथ था, उन्होंने उसी में पटना के वैभव के बारे में लिखा है। तो इतने से आपका ऑब्जेक्टिव यह पूछेगा कि बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है। आंसर होगा पटना। बिहार राज्य की राजधानी अर्थात पाटलिपुत्र की इतिहास कितना वर्ष पुराना है। आंसर होगा 2500 वर्ष। पटना किस किस क्षेत्र में आगे है। आपका उत्तर होगा औद्योगिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और धार्मिक क्षेत्र। फिर बोलेगा कि विदेशी यात्री, पटना में कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे और उन्होंने पटना के बारे में किस में लिखा था। तो विदेशी यात्री आए थे मेगास्थनीज, फाह्यान, हेनसांग और इतिसांग। उन्होंने अपने अपने स्मरण ग्रंथों में पटना के विषय में लिखा था। फिर इस चैप्टर में आपको पटना के विषय में ही केवल बताया जाएगा। फिर बोल जा रहा है कि प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी पटना गंगा किनारे बसा विचित्र महानगर है। मतलब भारतीय नगरों में, मतलब आप लोग भी यह अच्छी तरह से जानते हैं कि बिहार की राजधानी पटना है, तो बिहार भारत में ही है। तो भारतीय नगरों में अग्रणी पटना
मतलब जितने भी भारतीय नगर हैं घूमने योग्य, उसमें सबसे आगे पटना गंगा किनारे, मतलब पटना कहाँ बसा है जी, गंगा के किनारे बसा हुआ है, विचित्र महानगर है। इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने कुटनिमतक्य काव्य में कहा है कि एक दामोदर गुप्त नामक कवि हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव में यह जरूर पूछा जाएगा कि दामोदर गुप्त ने कौन सा काव्य लिखा है, तो आपका आंसर होगा कुटनिमतक्य। दामोदर गुप्त नामक जो कवि हैं वो अपने ग्रंथ कुटनिमतक्य में यह लिखा है कि पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक नगर शिक्षा और वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली इंद्रलोक के समान है। बोलते हैं दामोदर गुप्त नामक कवि कि जितने पृथ्वी जो है उस पर जो पाटलिपुत्र नामक जो नगर है वह शिक्षा और वैभव की दृष्टि से, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में और वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली, मतलब बहुत आगे और इंद्रलोक के स्थान के क्या है जी, सम्मान है। फिर बोला जाता है कि इतिहास में सुना जाता है, इतिहासों में ऐसा सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी के तट पर पाटली नामक ग्राम अवस्थित था। जब बुद्ध भगवान जीवित थे, अर्थात बुद्ध काल में, ऐसा इतिहास में सुना जाता है कि बुद्ध काल में एक गांव हुआ करता था गंगा नदी के किनारे, जिसका नाम था पाटली ग्राम। फिर है उसका नाम था पाटली ग्राम। फिर बोला जाता है कि यह गांव उन्होंने भगवान बुद्ध ने यह कहा था, पटना के विषय में कुछ शब्द बोला था कि पटना यह गांव है इस वक्त, लेकिन आगे चलकर यह महानगर बनेगा। लेकिन लड़ाई लड़ाई झगड़ा, आग लगी और बाढ़ के भय से हमेशा घिरा होगा। यहाँ पे यह तो अभी गांव है, लेकिन आगे यह विकसित होकर एक शहर बनेगा, लेकिन यहाँ पे हमेशा लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, आग भी बहुत लगेगा और बाढ़ का भय भी रहेगा। फिर मैं बोला कि बाद में यही पाटली ग्राम वे ऐसा संभावना व्यक्त किए थे, लेकिन बाद में यही जो पाटली ग्राम पाटलिपुत्र नगर के रूप में प्रसिद्ध हो गया, मतलब गांव से शहर हो गया। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी। एक चंद्रगुप्त मौर्य नामक राजा थे, उनके समय में जब वह राजा थे तो यहाँ की जो शोभा थी, मतलब खूबसूरती और रक्षा व्यवस्था काफी उत्तम थी, अति उत्तम थी, जिसका वर्णन यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। अब आपसे यह क्वेश्चन किया जाएगा कि यूनान के राजदूत कौन थे? मेगास्थनीज। यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने अपने स्मरण ग्रंथ में क्या लिखा है? उन्होंने पटना की शोभा और रक्षा व्यवस्था के बारे में लिखा है। किस वंश के काल में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। फिर है अपनी आत्मकथा में यह लिख दिया। फिर इस नगर की संपन्नता अशोक के समय में और अधिक थी। इस नगर की जो संपन्नता थी, मतलब यह कितना विख्यात है, वह अशोक के समय में और अधिक थी। बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा चलती रही। यहाँ राजशेखर नामक कवि ने अपनी काव्यमीमांसा नामक ग्रंथ में आदर पूर्वक वर्णन किया है कि यहाँ वर्ष उपवर्ष पनिनी पिंगल ब्याडी बररुचि पतंजलि आदि लोगों ने ज्ञान का विस्तार किया और ख्याति पाई। एक और कवि का जिक्र है जिन्होंने काव्यमीमांसा नामक ग्रंथ की रचना की, जिनका नाम है राजशेखर। उन्होंने अपने स्मरण ग्रंथ में यह लिखा है, यहाँ पे वर्षों वर्ष जो पनिनी हैं, पिंगल हैं, ब्याडी हैं, बरूची हैं, पतंजलि हैं, ये आदि लोगों ने ज्ञान का विस्तार और ख्याति पे, मतलब इनका जो शिक्षा है पटना में ही हुआ। कुछ प्राचीन ग्रंथों तथा पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर भी देखने को मिलता है। अब यह क्वेश्चन आता है कि पटना का नाम, मतलब पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर क्यों पड़ा? पुष्प का अर्थ होता है फूल, कुसुम का भी अर्थ होता है फूल। इससे यह बात स्पष्ट होता है कि पटना के समीप अर्थात पाटलिपुत्र में फूल की खेती अधिक होती थी, जिसके कारण पटना का नाम क्या पड़ा? पुष्पपुर या कुसुमपुर पड़ा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। आप कमेंट में एक उत्तर बताइएगा कि राजशेखर ने किस ग्रंथ की रचना की।
तथा यूनान के राजदूत कौन थे? धन्यवाद।